अनअकैडमी लेट्स क्रैक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत। मैं आप सभी का दोस्त मयंक द्विवेदी आप सभी के सामने उपस्थित हूं, जहां अनअकैडमी पे आप सभी डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस एक साथ एक मंच पे आप सभी प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी पे लर्निंग ऐप पे लगातार मेरी क्लासेस 3 to 5 PM एवरी डे स्टार्ट होती है, तो आप सभी यहाँ जुड़ सकते हैं दोस्तों मेरे साथ में। देखिए, चलिए आप सभी यहाँ देखेंगे देश के जाने माने टॉप एजुकेटर आप सभी के साथ यहाँ अच्छे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। आप सभी यहाँ रेगुलर क्लास देख सकते हैं। 15,519 कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप सभी यहाँ किसी भी कोर्स से जुड़ सकते हैं। बेहतरीन क्लास कोर्सेज एनसीईआरटी, साइंस टेक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, तो आप सभी बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हैं, इसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपका सबसे पहला सबसे बेहतरीन माध्यम ये है कि आप सभी प्लस कोर्स पे जुड़े, जहां 12 महीने की फ़ीस आपको 44,550 रुपये है और 24 महीने की फ़ीस 72,000 रुपये है, जहां आपको 64,800 रुपये जमा करना पड़ता है। 36 महीने की फ़ीस 90,000 है, आपको 81,000 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। दोस्तों 10% का डिस्काउंट मिलता है जब आप मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हैं। मयंक1 प्रोमो कोड है मेरा, तो आप सभी को 10% डिस्काउंट के लिए इस्तेमाल करना होगा मेरा प्रोमो कोड। आप देखिए यहाँ पे आपका आइकॉनिक प्लेटफॉर्म जिसकी फ़ीस 12 महीने की 69,500 है, तो आप सभी 62,550 रुपीज़ पेड कर सकते हैं। 1,07,000 फीस है 24 महीने की, तो आप 96,300 रुपये जमा कर सकते हैं। 1,41,000 फीस है आपकी 36 महीने की, तो आप इसे 1,26,900 रुपये जमा कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा प्रोमो कोड है मयंक1, इसे 10% का डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं। चलिए, तो आप सभी देखेंगे दोस्तों, मैं आप सभी के साथ जुड़ा हूँ। ऑप्शनल चैनल पे भी मैं हिस्ट्री आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, तो जहाँ आप 12 महीने की फ़ीस 27,500 रुपये है, 10% डिस्काउंट आप सभी पाएंगे, तो आपकी फ़ीस हो जाएगी 24,750 रुपये। तो मेरे प्रोमो कोड यानी मयंक1 के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं और यहाँ पे अपनी कक्षाएँ ले सकते हैं। 24 महीने की फ़ीस मात्र 36,000 है, 1,500 रुपये मंथली चार्ज पर भी आप आ सकते हैं। 36 महीने की फ़ीस है 1,12,50 रुपये, तो आप सभी 45,000 रुपये देकर के आप 3 साल तक लगातार मेरे कोर्स को पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आप देखिए एक अनअकैडमी कॉम्बैट चल रहा है, आप सभी यहाँ जुड़ सकते हैं। आप देखें लगातार ये बैचेज चल रहे हैं, आप इन बैचेज में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे कि कई बैचेज इस तरीके से चल रहे हैं, आपके 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स के बैचेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम चल रहे हैं, तो आप सभी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक फीस जो है वो हाइक होनी है, तो जैसे ही इसकी सूचना आती है सबको दी जाएगी। अभी तक आप पुरानी फीस पे एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों हम आज आपके सामने जो पढ़ने चल रहे हैं, जो टॉपिक हमारा है वो है दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक व्यवस्था। तो दोस्तों ये देखिए, जो दिल्ली सल्तनत है उसमें 5 राजवंशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश है। फिर हमने पढ़ा आपका पहला है गुलाम वंश, है ना। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश है। खिलजी के बाद आपने तुगलक वंश पढ़ा, ठीक है। तुगलक के बाद सैयद पढ़ा, सैयद के बाद आप लोदी वंश को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण जो पांचों सल्तनत काल दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश थे, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब इनकी शासन व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्रमिक अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं क्रमवार तरीके से आपके सामने रीडिंग करता जाऊँ, आपको समझाता जाऊँ तो बेहतर होगा। सल्तनत काल में भारत में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो मुख्य रूप से अरबी और फारसी पद्धति पर आधारित थी। एक बड़ी विशेषता, ठीक है। तो इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, अरबी और फारसी पद्धति पर आधारित थी। सल्तनत काल में प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से इस्लाम धर्म पर आधारित थी। प्रशासन में उलेमाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। एकदम क्लियर रहेगा, उलेमाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। खलीफा खलीफा इस्लामिक संसार का पैगंबर के बाद का सर्वोच्च नेता होता था। तो खलीफा का बड़ा महत्व होता था, क्योंकि खलीफा ही सुल्तान का निर्धारण करता था, ठीक है। तो अब आप देखेंगे खलीफा एक ऐसा पद हो जाता है जो सुल्तान से भी बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों अब देखें, अब से इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा को नाइब सहायक के रूप में कहा। तो आप समझिए कि पहला वैध सुल्तान कहा जाता है इल्तुतमिश को, वैध सुल्तान। तो इसका क्या अर्थ होता है, अर्थात यह पहला शासक था जिसने, ठीक है, खलीफा से अनुमति ली थी, ठीक है। तो माना जा सकता है कि इस्लामिक पद्धति पे शासन प्रारंभ करने वाला ये राजवंश था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने को खलीफा का नाइब नहीं माना, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था
जो खलीफा को अपना प्रधान नहीं मानता था। तो ये बातें आपको ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये क्या था, यह तर्कपूर्ण शासन व्यवस्था पर विश्वास रखता था। तर्कपूर्ण शासन व्यवस्था पे जो सही है उसे मानना राजा का प्रमुख कर्तव्य है। अर्थात शासन में धर्म को अलग, शासन और धर्म ये दो अलग अलग बातें ये मानता था, शासन और धर्म। ठीक है, अर्थात धर्म एक अलग व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था एक अलग विचारधारा है और शासन एक अलग विचारधारा है, इसमें अंतर समझता था। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने खिलाफत के मिथक को तोड़कर स्वयं को खलीफा घोषित किया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अब देखिए, खिलजी वंश में अंतिम जो शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया। ठीक है, तो एक धीरे धीरे क्या हो गया कि खलीफा के महत्व को भी कम होने लगा। मोहम्मद तुगलक ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में खलीफा को मान्यता नहीं दी, किंतु शासन के अंतिम चरणों में खलीफा को मान्यता प्राप्त कर दी गई। फिरोज शाह तुगलक ने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न चरणों में विभिन्न शासन वंशों में किस तरीके से खलीफा का अस्तित्व बनता और बिगड़ता रहा। लेकिन जो सबसे प्रमुख सत्ता रहा, केंद्रीय सत्ता पे अगर कहा जाए अधिकार था, तो किसका था? सुल्तान का था। ठीक है, केंद्रीय सत्ता पे सुल्तान उपाधि तुर्क शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, दिल्ली में अधिकांश ने अपने को खलीफा का नायक, है ना, पुकारा, परंतु कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। खिज्र खां ने तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रभुत्व स्वीकार किया और रैयत आला अपने आप को कहा। ठीक है, इसके पुत्र और उत्तराधिकारी मुबारक शाह ने इस प्रथा को समाप्त कर शाह सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, और कहा जाए सुल्तान केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख होता है। हमारे कहने का सेंस ये है कि सुल्तान अगर भारत में सबसे पहले आया तो मोहम्मद बिन कासिम के रूप में आया। ठीक है, फिर आपने देखा इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। ऐबक ने अपने आप को अगर कहा जाए, ठीक है, तो यह अपने आप को गुलाम दास, है ना, या अमीर का पद ही रहा। सिपह सालार का पद लेता है लेकिन सुल्तान का नहीं लेता है। तो इस तरीके से आप देखें, सुल्तान जो है वो केंद्रीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद आता है अमीर। तो सल्तनत में सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सामान्य संज्ञा अमीर की होती थी। अमीरों का प्रभाव सुल्तान पर होता था। सुल्तान को शासन करने के लिए अमीरों को अपने अनुकूल किए जाने की आवश्यकता होती थी। अमीरों का प्रभाव उस समय बढ़ जाता था जब सुल्तान अयोग्य, निर्बल और अल्पवयस्क होता था। आप देखते हैं कि तुर्कान चहलगामी जैसा पद महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे चालीसा भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है 40 अमीर। ठीक है, एक तरीके से वर्तमान जो सरकारें चलती हैं उसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो दरबार में, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आप मान के चलिए कि इनकी अमीरों की स्थिति थी। राजा बिना इनके सलाह के कोई कार्य नहीं करता था, और ऐसी स्थिति मैंने आपको बताया कि जब राजा अयोग्य, निर्बल और अल्पवयस्क हो जाता था तब इनकी शक्ति और बढ़ जाती थी। दोस्तों, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर प्रभावहीन हो गए क्योंकि ये अत्यधिक शक्तिशाली थे। ये अमीरों पर विश्वास नहीं रखते थे। बलबन ने तुर्कान चहलगामी का अंत किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों की समस्त संपत्तियां जब्त कर ली। ठीक है, धीरे धीरे अमीर का कहा जाए तो उनका वर्चस्व कमजोर हो गया और केंद्रीय सत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई। प्रायः नए राजवंशों के सत्ता में आने पर पुराने अमीरों को या तो मार दिया जाता था या फिर उन्हें छोटे पदों पर दे दिया जाता था। तो इस तरीके से अमीरों का पद भी बड़ा स्थिर बना रहा। अब देखिए, मंत्रिपरिषद की स्थिति देखें। यद्यपि सत्ता की धुरी सुल्तान में होती थी, फिर भी विभिन्न विभागों के कार्यों के कुशल संचालन हेतु उसे एक मंत्रिमंडल की आवश्यकता पड़ती थी, जिसे सल्तनत का मजलिस ए खलवत कहा जाता था। आप समझिए इस वर्ड को, मजलिस ए खलवत कहा जाता था, जो मंत्रालय या मंत्रिपरिषद होता था। यह करता क्या था? राजा को सलाह देता था। ठीक है, मतलब सुल्तान को सलाह देने वाला था। मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए सुल्तान बाध्य नहीं था। जिस तरीके से आज भी कुछ व्यवस्थाएं हैं वो एकदम माना जाए तो प्रारंभिक स्थिति से ऐसी ही व्यवस्थाएं चली आई रही हैं। परंतु सुल्तान निर्बल था, निर्बल या अयोग्य है तो सारी शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में ही केंद्रित हो जाती थी। वह इसकी नियुक्ति, पदमुक्ति अपनी इच्छानुसार कर सकता था। मजलिस खास में मजलिस खलवत की बैठक की जाती थी। मजलिस खास का मतलब होता है सुल्तान का दरबार, और उसके अंतर्गत बैठक किसकी जाती थी? मंत्रियों की बैठक की जाती थी। तो ये चीज़ आपको क्लियर रहना चाहिए।
अब देखिए इससे सल्तनत कालीन मंत्रिपरिषद में 4 प्रमुख मंत्री हुआ करते थे। वजीर प्रधानमंत्री, दीवान आरिज सेना मंत्री, दीवान इंसा विदेश मंत्री, दीवान रसालत आपके खाद्य मंत्री। तो ये 4 प्रमुख मंत्रालय होते थे। ठीक है, इन 4 प्रमुख मंत्रालयों के माध्यम से ही, है ना, अगर आप देखेंगे तो ये शासन चलता था। तो वजीर को देख लेते हैं क्या है। मंत्रिपरिषद में वजीर शायद सर्वप्रमुख होता था। उसके पास अन्य मंत्रियों की अपेक्षा अधिक अधिकार होते थे और वह अन्य मंत्रियों के कार्यों पर नजर रखता था। वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। उसे लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय आदि की देखभाल करनी पड़ती थी। वह प्रांतपतियों के राजस्व को, मतलब वह स्टेट के जो राजस्व का लेखा निरीक्षण करता था तथा प्रांतपतियों के से अतिरिक्त राजस्व की वसूली भी करता था। सुल्तान की अनुपस्थिति में उसे राज्य का प्रबंधन करने का भी अधिकार मिला हुआ था। ठीक है, वह दीवाने वजारत राजस्व विभाग, दीवाने इमारत लोक निर्माण विभाग, दीवाने कोही कृषि विभाग के मंत्रियों का प्रमुख होता था। आज देखिए प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वह जो दिल्ली सल्तनत का काल है उसमें वजीर की स्थिति होती थी। वजीर आजम आजम आज भी तुर्की भाषा में इसका वर्ड प्रधानमंत्री के लिए ही प्रयोग होता है। नायब वजीर इस पद पर सृजित बहराम शाह के शासनकाल में उसके सरदारों ने किया था। दुर्बल सुल्तानों के समय यह अंतिम महत्वपूर्ण पद रहा। ठीक है, अब मुजरिस मुमालिक महालेखाकार या प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त होने वाले आय व्यय का ब्यौरा रखता था। इसकी सहायता के लिए नाजिर होते थे। मुस्तौफी एवं मुमालिक महालेखा परीक्षक, इसका मुख्य कार्य महालेखा परीक्षक की लेखा जोखा की जांच करने वाला था, लेकिन कभी कभी यह मुशरिफ की तरह आय व्यय का निर्धारण भी करता था। मजूमदार, इसका मुख्य कार्य उधार दिए गए धन का हिसाब रखना और आय व्यय को ठीक रखना, इसे मजूमदार कहा जाता था। ठीक है, आज भी मजूमदार एक जाति होती है जो विशेष रूप से उधार दिए गए धन का हिसाब रखना तथा आय व्यय को ठीक रखने का कार्य करती है। अब देखिए दीवाने वकूफ है। इस विभाग की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। यह व्यय के कागजातों की देखभाल करता है। ठीक है, तो कागजातों का देखभाल। दीवाने मुक्त खराज वित्त विभाग की इसी के अधीन आता है। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका मुख्य कार्य करों का हिसाब किताब करना होता है। ठीक है, दीवाने अमीर को ही इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई है। ठीक है, इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य मालगुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाना तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना। एक तरीके से दीवाने को ही जो है, अमीर को ही जो है वो कृषि विभाग, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब अगला देखिए दीवाने आरिज मुमालिक, इसे दीवाने अर्ज भी कहा जाता है। दीवाने अर्ज इसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती करना, हुलिया दर्ज कराना, घोड़े पर दाग का निरीक्षण करना तथा इस पद का सृजन बलवन ने किया था। ध्यान रखिएगा, बलवन। ठीक है, अब अगला है वकीले सुल्तान। इस विभाग की स्थापना नसरुद्दीन महमूद के द्वारा की गई थी। इसका कार्य शासन व्यवस्था एवं सैनिक व्यवस्था की देखभाल करना तथा कालांतर में इस पद को समाप्त कर दिया गया। क्लियर है, कालांतर में आगे के समय में, मतलब एक तरीके से कहा जाए मुगल काल तक पहुँचते पहुँचते यह व्यवस्था समाप्त हो चुकी। दीवाने इंसा, इस विभाग पर राज्य के पत्राचार का उत्तरदायित्व था। इस विभाग का प्रमुख दवीर मुमालिक होता था। यह विभाग सुल्तान तथा अन्य देशों के मध्य, सुल्तान एवं प्रांतीय शासकों के मध्य पत्राचार पर नियंत्रण रखता था। इसी विभाग द्वारा शाही आदेश या फरमान भेजे जाते थे। ठीक है, एक तरीके से कहा जाए तो विदेश मंत्री का कार्य करता था। दीवाने रिसालत है, यह विदेशों से पत्र व्यवहार तथा विदेशी राजदूतों की व्यवस्था का देखभाल करता था। सदरुल सुदूर, यह धर्म तथा राजकीय दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसका मुख्य कार्य इस्लामिक नियमों एवं उपनियमों को लागू करना तथा मुसलमानों से प्राप्त धार्मिक कर जकात पर इस पदाधिकारी का अधिकार होता था। मतलब अब देखिए, जकात है, राजकीय दान विभाग, ये किसका काम था? सदरुल सुदूर का।
अब अगला है काजी उल कुजात। सुल्तान के पश्चात न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मुकदमे प्रायः इसी के न्यायालय में सुनाए जाते थे। तो एक तरीके से काजी उल कुजात का मतलब होता था न्यायाधीश। ठीक है, चलिए अगला देते हैं वरीदे ममालिक। गुप्तचर तथा डाक विभाग। वरीदे दारमहल इसका मुख्य शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल के लिए इसका निर्धारण होता था। ठीक है, बारबक यह शाही दरबार के शानो शौकत तथा रस्मों रिवाजों की मर्यादाओं की रक्षा करने वाला होता था। अमीर हाजिब यह सुल्तान से मिलने वाले सभी लोगों की जांच पड़ताल करता था। अमीर शिकार यह सुल्तान के शिकार की व्यवस्था करता था। अमीर मजलिस यह राज्य में होने वाले उत्सवों को प्रबंधित करता था। सर जानदार यह सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षक दल का प्रमुख होता था। अमीर अखूर यह शाही अस्तबल का प्रमुख होता था। अमीर पील यह हाथियों की सेना का प्रमुख होता था। दीवान इस्तफाक यह पेंशन विभाग का अध्यक्ष होता था। दीवान खैरात दान विभाग। ठीक है, मुस्लिम गरीबों के कल्याण के लिए फिरोज शाह तुगलक ने उसकी स्थापना करवाई थी, दीवान खैरात की। ठीक है, अब देखिए इनकी शासन व्यवस्था के बारे में देखिए। सुल्तान द्वारा दिए गए सैनिक। ठीक है, धर्म युद्ध लड़ने वाले सैनिक, युद्ध के समय भर्ती किए गए अस्थायी सैनिक, सरदारों द्वारा रखे गए स्थायी सैनिक। तो आप देखिए किस तरीके से प्रशासन को इन्होंने आधार बनाया। अब वित्तीय व्यवस्था को देखो फ्रेम में, एक तरफ धार्मिक है, दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक में देखें जकात है। जकात का मतलब प्रत्यक्ष कर, पशु तथा कृषि से प्राप्त उपज कर। परोक्ष कर का मतलब होता है व्यापार की वस्तुओं पर कर। वहीं आप देखें धर्मनिरपेक्ष में जजिया है, जकात है और खम्स है। इन सब बातों का महत्व। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सल्तनत युग की वित्तीय नीति सुनी विधिवेत्ताओं की हनीफ शाखा के सिद्धांत पर आधारित है। इसी विविधताओं ने राज्य के वित्त को दो भागों में बांटा था, धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक कर के अंतर्गत ज़्यादा जकात आता है जो कि मुसलमानों को ही देना पड़ता है, तथा धर्मनिरपेक्ष कर के अंतर्गत जजिया, खराज और खुम्स आता है जिसे भारतीय नागरिकों को देना पड़ता है। ठीक है, अब धार्मिक कर देख लीजिएगा। जकात या सदका दोनों एक ही प्रकार का कर है। यह एक धार्मिक कर है जो मुसलमानों से लिया जाता है और यह केवल संपन्न वर्ग के मुसलमानों से लिया जाता है। जकात के अंतर्गत करों को दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अवश्य प्रत्यक्ष कर है तो इसके अंतर्गत पशु तथा कृषि से प्राप्त उपज कर है। परोक्ष है कर के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जैसे सोना चांदी है। किसी भी व्यक्ति से जकात कर प्राप्त करने की दो शर्तें थे। वही व्यक्ति जकात कर देने के लिए व्यय होता है जो संपत्ति को पूरे एक वर्ष तक उपयोग करता है। निर्धारित समय से अधिक धन होने पर ही उसे जकात देना पड़ता है। ठीक है, आवश्यकता की वस्तु पर जकात नहीं है, लगता है जकात नहीं है। ठीक है, संपत्ति की न्यूनतम मात्रा को निशाब कहा जाता है। जकात कर आय का 2.5% लिया जाता है, तो काफ़ी बढ़ गया है इसमें। उसर यह भी एक धार्मिक कर था, इससे भी केवल मुसलमानों से लिया जाता था। यह केवल भूमि की उपज पर लिया जाता था। इस कर से नाबालिग, दास आदि की मुक्त किए जाते थे। इस कर की वसूली में बल का प्रयोग भी किया जाता था। ठीक है, यह कर प्राकृतिक साधनों से संचित भूमि का 1/10 भाग राज्य के द्वारा सिंचित सुविधा प्रदान की जाती थी। वहाँ इसकी दर कुल उपज का 1/5 भाग होता था। अब देखिए इनकी न्यायिक व्यवस्था देख लीजिए। कुरान है, अजमा है, कयास है, हदीस है। इसका मतलब है ये कुरान की जो 5 आयतें हैं उन्हें किस तरीके से पढ़ते हैं। तो सल्तनत काल में
सुल्तान का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। मुस्लिम कानून के 4 स्रोत हैं, कुरान, हदीस, अजमा और क़यास। कुरान क्या है? यह मुस्लिम कानून का स्रोत है। इसमें उल्लेखनीय नियमों की में प्रशासनिक समस्या का समाधान होता है। हदीस क्या है? इस ग्रंथ में पैगंबर के कार्यों और कथनों का उल्लेख किया जाता है। जब कुरान के नियमों के माध्यम से किसी समस्या का समाधान नहीं होता तो हदीस का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। अगला है अजमा। तो अजमा क्या है? मुस्लिम कानूनों की व्यवस्था करने वाले विधि शास्त्रियों को मुजाहिद कहा जाता है। अतः मुजाहिद द्वारा किए गए व्यवस्था कानून को अल्लाह की इच्छा माना जाता है। ठीक है। इसी आधार पर न्याय प्रदान किया जाता है। और कयास क्या होता है? यह उपरोक्त किसी भी किया जा सकता है। कयास का, हाँ ठीक है, आप देखेंगे उपरोक्त किसी भी व्यवस्था से दंड देना संभव नहीं होता है तो तुर्क के आधार पर कानून को परिभाषित किया जाता है जिसे कयास कहा जाता है। ठीक है। और इसके आधार पर न्याय प्रदान किया जाता है। तो आप देखिए 2 तरीके हैं पढ़ने के, या तो मैं बोल दूं आप लिख लें, या तो मैं जो आपको लिखित दे रहा हूं उसे आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए। अब देखिए सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आपने देखा वजीर है, दीवान इंसा है, दीवान रियासत है, सदर सुदूर है और काजुल कुजात है। ये महत्वपूर्ण भाग है। अब सेना के भाग की बात करें जाए तो कई भाग हैं। जैसे घुड़सवार सेना, तो सेना का भाग है घोड़ा, गज सेना। ठीक है। पैदल, इसे पायक कहा जाता है, जो ये संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ दोस्तों। ठीक है। इसके द्वारा स्थापित सेना हम्स ए क्लब अथवा क्लब ए सुल्तानी कहा जाता था। इसके शासनकाल में सामंती और प्रांतपतियों की सेना को हसन ए अरफात अतराफ कहा जाता था तथा घुड़सवारी सेना को सवार ए क्लब कहा जाता था। इल्तुतमिश के समय सेना को नगद वेतन ना देकर उन्हें अक्ता प्रदान किया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय सैन्य स्थितियों में आमूल परिवर्तन करते हुए सैनिकों को अक्ता या एकता प्रदान करने के स्थान पर उन्हें नगद वेतन दिया जाना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो सल्तनत काल में सेना का वर्गीकरण मंगोल सेना के वर्गीकरण की तरह ही दशमलव प्रणाली पर आधारित था। तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा, दशमलव प्रणाली। इसमें 10 अश्वारोहियों की एक टुकड़ी को, है ना, सरखेल कहा जाता था तथा सरखेल सबसे छोटी इकाई थी जिसमें 10 सवार होते थे। और 10 सरखेलों की टुकड़ी के अध्यक्ष को सिपह सालार कहा जाता था। 10 सिपह सालारों की टुकड़ी को अमीर कहा जाता था। 10 अमीरों की टुकड़ी को 10 अमीरों के स्थान प्रधान एक मलिक होता था। 100 स्थानों का प्रावधान एक खान को होता था, जबकि 10 खान का प्रावधान या संगम को काल को होता था। ठीक है। अब देखिए युद्ध के समय सुल्तान को समस्त जानकारी साहिबे वरीद ए लश्कर भेजता था एवं तलैया नामक गुप्तचर शत्रु की सेना के गतिविधियों की सूचना एकत्र करता था। सल्तनत काल में युद्ध स्थलों से गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता था। ठीक है। और कुछ कंजीर तोप का प्रारंभिक रूप, ठीक है। गरगज एक प्रकार का चलायमान मंच, है ना। सबत प्रक्षेपक से रक्षा करने वाली सुरक्षित गाड़ियां। चक्र यह शिक्षा, ठीक है, यह शिला प्रक्षेप होता था। उस समय फलाखुन अर्थात गुलेल की ही भी युद्ध का माध्यम था। गुलेल आप देखते होंगे किस तरीके से इसको फंसा करके मारने का जो होता था। अब अगला देखेंगे तो धर्मनिरपेक्षता की बात है। तो जजिया कर मुसलमान द्वारा मुसलमानों से उनकी संपत्ति तथा सम्मान की रक्षा का दायित्व तो अपने ऊपर लेने के बदले में दिया जाता था। साथ ही सैनिकों से मुक्ति पाने के बदले में गैर मुसलमानों को जजिया कर देना पड़ता था। इस कर से ब्राह्मण, महिलाएं, बच्चे, साधु मुक्त थे।
परंतु विरोध तुगलक ने ब्राह्मणों से भी ज़्यादा कर दिया है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना शुरू कर दिया। जजिया कर लेने वालों का 3 वर्ग था। संपन्न वर्ग जिससे 40%, मध्यम वर्ग 20% और सामान्य वर्ग 10% देता था। खराज यह वितरण निरपेक्ष कर की श्रेणी में आता है। यह कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन यह कोई मुसलमान खराज वाली भूमि पर कृषि कार्य करता था तो उससे भी यह मालूम किया जाता है कि खराज उपज का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अगला है खुम्स। धर्मनिरपेक्ष कर के अंतर्गत यह तीसरा और अंतिम कर है। वस्तुतः खुम्स लूट का धन होता है जो युद्ध में शत्रु द्वारा राज्य की जनता से लूटा में प्राप्त किया धन होता है। यह 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाना चाहिए तथा 1/4 भाग सैन्य कोष में रख दिया जाना चाहिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसके विपरीत 4/5 भाग केंद्रीय कोष में जमा किया जाता था तथा 1/5 भाग बाहर। तो सल्तनत काल में लगान का निर्धारण अगर देखा जाए, बटाई बक्सी लगान निर्धारण करने की प्रणाली है। इसके तहत 2 उपायों में प्राप्त किया जाता है। लगान पदाधिकारियों को उसमें भेजा जाता है जब फसल तैयार हो, और है ना, और इसमें क्या है कि लगान पदाधिकारियों को उस समय भेजा जाता था जब फसल तैयार होने के बाद उसका मापतौल होना होता था। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। सल्तनत काल में 3 प्रकार की बटाई थी। खेत बटाई, जब खड़ी फसल अथवा खेत बोने के तुरंत बाद ही सरकार का हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता था तो खेत बटाई कहते थे। लंका बटाई, खेत काटने के बाद खलिहन में लगाए गए अनाज से भूसा निकालने बिना ही कृषक एवं सरकार के बीच बंटवारा, है ना, लंक बटाई बन जाता है। राम सुनी। इसके तहत खलिहान में अनाज से भूसा अलग करने के पश्चात सरकारी हिस्सों को अलग कर देते थे। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाए दोस्तों तो ये है आपका दिल्ली प्रशासन। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी को।